अपराध तो हर जगह है, लेकिन अक्सर लोगों के मुंह से तो यही निकलता है कि यूपी और बिहार में तो बात बात पर गोली चल जाती है। लेकिन जब अमेरिका जैसे डेवलप्ड देश के प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार पर गोली चल जाती है, वो भी उस उम्मीदवार पर जो पहले भी अमेरिका का राष्ट्रपति रहकर पूरे दुनिया को कंट्रोल कर रहा था, तो क्या यूपी और क्या बिहार। वैसे तो ये खबर आपने सुन ही लिया होगा कि अमेरिका के एक रैली में सुरक्षा व्यवस्था में सेंध लगाकर एक शूटर ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर गोली चला दी। हालांकि गोली कान को छूकर निकल गई और फिर ट्रंप के सुरक्षा में जो स्नाइपर वहां मौजूद थे, उन्होंने शूटर को भी मार गिराया। उस शूटर को, जिसका नाम थॉमस मैथ्यू क्रूक्स था। आपको पता है उस शूटर की उम्र क्या थी? सिर्फ 20 साल। और इस छोटी सी उम्र में उसने हाथ में बंदूक लेकर इतना बड़ा कांड कर दिया। कल से ही जब से मैं ये खबर पढ़ रहा हूं कि एक चुनावी रैली में इतने बड़े असैसिनेशन को अंजाम देने की कोशिश की गई, तब से ही मुझे एक घटना के बारे में याद आ रहा है, जो आज से करीब 3 दशक पहले घटा था। कहानी उस दिन की है जब हमारे देश भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी एक सभा को संबोधित करने के लिए तमिलनाडु में पहुंचे थे। लेकिन इससे पहले कि वो स्टेज पर जाते, एक तेज धमाका हुआ और सब राख हो गया। 21 मई 1991 को जब एक चुनावी रैली के दौरान तमिलनाडु में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी, तो 2 दिनों तक ये अंदाजा भी नहीं लग पा रहा था कि ये हत्या क्यों, कैसे और किसने की। आखिर कैसे वहां पे ये धमाका हुआ, किसने किया ये धमाका, और ये गुत्थी सुलझी कैसे। इसकी कहानी काफ़ी दिलचस्प है और दिमाग को एकदम खोल देने वाली है कि एक क्राइम जब होता है, उसे अंजाम दिया जाता है, तो उसकी तहकीकात होती कैसे है। तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि कैसे ये पूरा इन्वेस्टिगेशन जो है वो हुआ था और फिर कैसे जांच टीम इस नतीजे पर पहुंची कि राजीव गांधी की हत्या कैसे और किसने की। तो जब उस चुनावी रैली में बम फटा, तो उसके कुछ ही घंटे के भीतर तमिलनाडु फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट के डायरेक्टर पी चंद्रशेखर घटनास्थल पर पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने 2 दिन चुपचाप अपनी जांच जारी रखी। फिर 2 दिनों बाद उन्होंने अपनी शुरुआती रिपोर्ट पेश की और उसमें ये खुलासा कर दिया कि राजीव गांधी के हत्याकांड को आखिर अंजाम कैसे दिया गया। हालांकि उस खुलासा के बारे में जानने से पहले आप ये समझिए कि इतने बड़े हाई प्रोफाइल केस को सॉल्व करने के पहले शुरुआत कहाँ से। तो शुरुआत में हत्या की 4 थ्योरीज बताई गई थी। पहला, बम को रेड कारपेट के नीचे रखा गया था जहां से नेताजी को गुजरना था। दूसरा, बम फूलों से भरी एक डलिया में रखा था। तीसरा, बम को हवा में उछाल दिया गया था नेताजी की तरफ और इतना बड़ा धमाका हुआ। और चौथा और आखिरी, बम राजीव गांधी को पहनाए गए माला में था। ये सभी थ्योरीज बस एक आकलन था क्राइम सीन को देखकर, वहां पर मौजूद चीजों को देखकर, जिसमें से 2 थ्योरी को तो चंद्रशेखर ने तुरंत ही नकार दिया कि बम ना तो डलिया में थी और ना ही रेड कारपेट के नीचे। वो इसलिए क्योंकि अगर राजीव गांधी की हत्या के लिए बम उस डलिया में होता ना, तो वो डलिया एकदम समझ लीजिए कि धमाका इतना तेज हुआ था कि टूट के ऐसे बिखरता कि उसका कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था। रेड कारपेट भी उस तरह से डैमेज नहीं हुआ था, यानी बम उसके नीचे भी नहीं रखा गया था। तो अब बचे 4 में से 2 थ्योरी, लेकिन चंद्रशेखर ने उन 2 थ्योरी को भी एकदम नकार दिया, क्योंकि अगर बम को हवा में राजीव गांधी की तरफ उछाला गया होता, फेंका गया होता, तो ऐसे में उसका असर जो है ना काफ़ी दूर तक फैलता और ज़्यादा तबाही होती। जबकि सारा हादसा एक सर्किल के भीतर ही दिख रहा था, यानी कि किसी एक पॉइंट पे बम रखा गया था। और 4 में से बचे लास्ट थ्योरी में तो कोई दम ही नहीं था, क्योंकि वो बम इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसे एक पतली सी छोटी सी माला में छिपाना मुश्किल था, मतलब पॉसिबल ही नहीं था वो। तो अब सवाल ये है कि जब सारे कयास ही गलत निकल गए, जो भी थ्योरी बनाए गए थे इस बम ब्लास्ट को लेके, तो फिर राजीव गांधी तक बम पहुंचा कैसे और इस बात का पता चंद्रशेखर ने कैसे लगाया? जवाब है साइंस से। देखिए, किसी भी क्राइम केस को सॉल्व करने के लिए क्राइम सीन का डिटेलिंग बहुत जरूरी होता है।
इसलिए उसे समझने के लिए चंद्रशेखर ने राजीव गांधी समेत उस बम विस्फोट में मारे गए 16 शवों का सबसे पहले इंस्पेक्शन किया, उसकी बहुत अच्छे से जांच की। इसमें राजीव गांधी के अलावा एक और ऐसा शव था जिसमें सिर्फ अवशेष ही बचे थे, मतलब पूरा शरीर नहीं था। उसका त्वचा जो है वो बहुत ही नाजुक थी और उसके सारे बाल उड़ गए थे। इससे पता ये लगा कि राजीव गांधी के अलावा बम का जो सबसे ज़्यादा असर है वो एक महिला पर हुआ है जो उसके सामने खड़ी थी। महिला के शव का सिर्फ लेफ्ट बाजू और कमर के नीचे का कुछ हिस्सा ही बचा था। पूरा का पूरा दाहिना हाथ और पेट का हिस्सा गायब था। इससे जाहिर होने लगा कि हत्या कहीं मानव बम से तो नहीं हुई है और वो एक महिला थी, यानी कि सुसाइड बॉम्बर एक महिला थी। फिर इस हत्या से ऐन पहले खींची हुई तस्वीरों से भी ये बयां होने लगा कि मानव बम कोई और नहीं बल्कि वो महिला ही थी जो राजीव गांधी का पैर छूने के लिए झुक रही थी। चंद्रशेखर की ये बातें इसलिए भी आगे पुख्ता हुई क्योंकि जांच में डेनिम के कपड़े की बनियान का एक टुकड़ा मिला था जिसमें वेलक्रो लगा हुआ था, यानी वो टेप जिसका एक हिस्सा मुलायम होता है और दूसरा खुरदुरा होता है और उससे आपस में मिला दे तो वो चिपक जाता है किसी टेप की तरह, जिससे आप खोल भी सकते हैं फिर वापस से चिपका भी सकते हैं। तो आगे यही निकला कि बम को इसी वेलक्रो के टेप के जरिए लगाया गया होगा और वो ब्लास्ट जमीन के 3 फीट ऊपर हुआ था। इससे ये भी पता चल रहा था कि बम पेट की तरफ नहीं था बल्कि पीठ के तरफ लगाया गया था, क्योंकि महिला का चेहरा बच गया था लेकिन उसका सिर का जो पिछला हिस्सा था वो उड़ गया था। तो अब आते हैं उस घटना पर जो उस दिन हुआ था। तो जब राजीव गांधी तमिलनाडु के श्री पेरम्बदूर रैली में पहुंचे तो उन्होंने अपनी कार छोड़ दी और मंच की तरफ पैदल ही चलने लगे, जहां उन्हें भाषण देना था मंच पे जाकर। लेकिन रास्ते में उनके स्वागत के लिए ना कई लोग, उनके कार्यकर्ता वहां खड़े थे। साथ में स्कूली बच्चे भी थे जिनमें से एक बच्ची ने राजीव गांधी को कविता भी सुनाई। इसी बीच भीड़ के पीछे खड़ी एक लड़की एक चंदन की माला लेकर राजीव गांधी की तरफ बढ़ना चाह रही थी, लेकिन सुरक्षा में तैनात एक पुलिसकर्मी ने उसे रोक लिया। तब राजीव गांधी ने कहा कि उसे आने दो। असल में वो लड़की लिट्टे की सुसाइड बॉम्बर धनु थी, जिसके हाथ में चंदन की माला थी और पीठ पर बम बंधा हुआ था। राजीव गांधी को माला पहनाने के बाद वो पैर छूने के लिए जैसे ही नीचे झुकी तभी 10:10 पर उसने कमर पर लगे ट्रिगर को दबा दिया और वहां एक तेज धमाका हुआ। और राजीव गांधी समेत 15 लोगों की मौत हो गई और तकरीबन 43 लोग इस हमले में घायल हो गए। अब आप सोच रहे होंगे कि धनु ही वो सुसाइड बॉम्बर थी, ये कैसे पता लगा? तो ब्लास्ट से जस्ट पहले राजीव गांधी के सबसे करीब वही थी और जैसे ही वो पैर छूने के लिए झुकी तो राजीव गांधी ने उसे उठाने की कोशिश में नीचे झुके और इसी बीच धमाका हो गया। नतीजन राजीव गांधी के चेहरे पर भी इसका भारी इम्पैक्ट पड़ा और वो छित विछत हो गया, एक तरह से आप समझिए। और अगर आपने पूरी कहानी ध्यान से सुना होगा तो आपने पाया होगा कि इस पूरे हमले में राजीव गांधी और उस लड़की पे ही बम का सबसे ज़्यादा असर हुआ था। मतलब बम लेकर वो लड़की ही राजीव गांधी के पास पहुंची थी। चंद्रशेखर को इस क्राइम की पूरी रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट तैयार करने में 6 महीने का समय लगा। इसमें उन तस्वीरों का भी उन्होंने सहारा लिया जो ब्लास्ट के पहले और बाद में खींची गई थी। अब ये कैसे हुआ ये पार्ट तो सॉल्व हो गया आपके लिए भी, लेकिन किसने किया ये अब भी बाकी था। मतलब ये कि ट्रंप पर हमला हुआ, 20 साल का लड़का जिसने उस पर गोली चलाई वो भी मारा गया, लेकिन उसके पीछे कोई तो होगा ना जिसने ये सब करवाया होगा। वैसे ही राजीव गांधी की हत्या में जो हत्यारन लड़की थी वो तो उसी वक्त मारी गई, उसने खुद को ही मार लिया एक तरह से कहिए, लेकिन उसके साथ उसके पीछे कई और लोग इस हत्याकांड में शामिल थे। इस मामले में कुल 41 लोगों को आरोपी बनाया गया था। 12 लोगों की मौत हो चुकी थी और 3 फरार हो गए थे। बाकी बचे 26 वो पकड़ लिए गए थे। इनमें श्रीलंकाई और भारतीय दोनों ही नागरिक थे। फरार आरोपियों में प्रभाकरन, पोट्टुअम्मान और अकीला थे। बाद में इन आरोपियों पर टाडा कानून के तहत कार्रवाई की गई।
7 साल तक चली कानूनी कार्रवाई के बाद 28 जनवरी 1998 को टाडा कोर्ट ने 1000 पन्नों का फैसला सुनाया। इसमें सभी 26 आरोपियों को मौत की सजा सुना दी गई। यह फैसला टाडा कोर्ट का था, इसलिए इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने इस पूरे फैसले को ही पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 26 में से 19 दोषियों को रिहा कर दिया। सिर्फ 7 दोषियों की फांसी की सजा को बरकरार रखा था। बाद में इसे भी बदल कर उम्र कैद कर दिया गया और आज की तारीख में सभी रिहा हो चुके हैं। तो यही थी कहानी उस हत्याकांड की जो एक रैली में अंजाम दिया गया था। देश के पूर्व प्रधानमंत्री को मार दिया गया था। अब इस पूरी कहानी पर आपका क्या सोचना है, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसी ही अगर कोई और कहानी आप सुनना चाहते हैं तो वो भी कमेंट कीजिए। आपको स्क्रीन पर एक बारकोड दिख रहा होगा, उसे स्कैन करके आप सीधे व्हाट्सएप पर मुझसे बातचीत कर सकते हैं। बाकी इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे नए सफ़र में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।